Hello students, welcome to my YouTube channel Kenstream. Today we are going to discuss about measurement unit. हम लोगों ने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, वो क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब उसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं मेजरमेंट यूनिट की तरफ। तो मेजरमेंट यूनिट कहने का मतलब क्या, आप अगर साइंटिफिक वर्ल्ड में बात करें कि हमको 1 kg शुगर चाहिए या 1 kg सॉल्ट चाहिए या 1 kg नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुझे 1 किलो नाइट्रिक एसिड चाहिए, 1 लीटर नाइट्रिक एसिड चाहिए। कुछ भी आप क्वांटिटी ले सकते हैं। आपने सुना होगा मुझे 1 मिलीलीटर चाहिए, 0.05 मिलीलीटर चाहिए, 1 ग्राम चाहिए, 5 ग्राम चाहिए। तो उसी सब चीज़ों को निकालने के लिए हम लोग जो मेजरमेंट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो है मास एंड वेट। मास एंड वेट को यूज करने से पहले आपको बार बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों दिखने में समझने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। वो बहुत बड़ा फर्क है क्या? मास मतलब होता है कि कितना मैटर आपके अंदर में है, और वेट का मतलब होता है ग्रेविटी आपको कितना खींच रही है। मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी। कुल मिला के आप बोल सकते हो मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ अ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर। वेट क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप अपने बॉडी को देखिए तो आपका बॉडी एक मैटर है, पूरा मैटर का बना हुआ है। तो मास क्या बोलता है? जितने मैटर हमारे अंदर होगा वही हमारा होता है मास। जैसे कि आप अपने हेयर को ले लीजिए, मैटर है, आइज को ले लीजिए, मैटर है, हैंड को ले लीजिए, मैटर है, आपके ऑर्गन्स को ले लीजिए, ऑर्गेनेल्स को ले लीजिए, वेन्स को ले लीजिए, ब्लड को ले लीजिए, आप ब्लड वेसल को ले लीजिए, स्टोमक, किडनी, लिवर, सब चीज को ले लीजिए। ये सब के सब क्या है? ये सभी चीजें मैटर ही हैं, और इन मैटर से मिल के बनता है मास। यानी हम बोल सकते हैं कि सम टोटल ऑफ एनी मैटर इज नोन एज मास। फिर से एक बार समझते हैं, मास मतलब होता है कि कितना मैटर किसी चीज के अंदर है। जैसे आप अपने बॉडी को लेंगे तो कितना मैटर आपके बॉडी के अंदर है उसे मास बोला जाता है। ये पेन, इसके अंदर कितना मैटर है वो उसका कहलाएगा मास। और वहीं पे हमारा वेट क्या होता है? ये हमारा जो मार्कर कितना फोर्स से नीचे जा रहा है, यानी ग्रेविटी इस पे कितना काम कर रही है, वो कहलाता है इसका वेट। ओवरऑल अगर हम लोग समझे तो मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एनी बॉडी। वेट क्या होता है? वेट होता है हमारा फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बाय ग्रेविटी या ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, मास और वेट, मास आपका कभी भी नहीं चेंज होता, वो कांस्टेंट होते हैं। वेट आपके चेंजेस होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो क्या होगा? ज्यादा खाएंगे तो आप फैटी हो जाएंगे, आप मोटे हो जाएंगे। आपका मास उतना ही रहेगा, यानी आपका मैटर उतना ही है। आपके पास एक किडनी है तो एक किडनी ही रहेगा, वो फैल सकता है, बड़ा हो सकता है। लेकिन वेट क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे आप प्लेनेट की बात करें, अर्थ, तो अर्थ पे ग्रेविटी अलग है, ग्रेविटेशनल पुल अलग है। वहीं पे अगर आप कुछ दूसरे प्लेनेट की बात करें, जैसे वीनस हो गया, मार्स, तो वहां पे हमारे अर्थ के मुकाबले डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वहां आपका वेट अलग दिखाएगा। यानी वेट चेंज होते हैं, हमारा मास चेंज नहीं होता। तो मास की हम लोगों ने ऐसा यूनिट पिछले वीडियोस में निकाली है, मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। अब मैं बात करूं कि हमको 1 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड चाहिए। केमिकल वर्ल्ड में, साइंटिफिक वर्ल्ड में हम लोग इसकी जब बात करते हैं मास की, तो हमें ग्राम में लेना पड़ता है। यानी मास का हमारा एक और यूनिट आ गया। कौन सा यूनिट? तो ग्राम। इसको आपको याद रखना है। कन्वर्जन भी साथ साथ आपको याद रखना है। आपको 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ये पता होना चाहिए। इस तरह से हमारा होता है मास एंड वेट। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है यानी मेजरमेंट यूनिट होती है, उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम क्या है उसको आप देखिए। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट यूनिट आता है वॉल्यूम। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉल्यूम का साइंटिफिक वर्ल्ड में यानी साइंस की दुनिया में क्या काम? आपने सुना होगा 1 किलोग्राम, 1 ग्राम। आपने ये नहीं सुना होगा कि वॉल्यूम को हम लोग कैसे निकालते होंगे। यानी केमिस्ट्री के वर्ल्ड में या साइंस के वर्ल्ड में आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे? तो हम इसे एज्यूम करके चलते हैं। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, इस तरह से आपके पास एक क्यूब है। अब उस क्यूब को अगर हम लोग ध्यान से देखें
तो इसको मान लेते हैं लेंथ, ये आपका हो गया विड्थ या जिसको आप ब्रेड्थ भी बोलेंगे, ये हो गया आपका हाइट। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ या विड्थ इंटू हाइट। अब मान लेते हैं कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर का होगा, ये सब के सब जो क्यूब हैं वो 1 सेंटीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं। तो देखिए लेंथ हमारा क्या आता है, लेंथ हमारा मीटर में या सेंटीमीटर में हम लोग उसको लाते हैं। इसको एक काम और भी कर सकते हो आप, क्योंकि हमको मालूम है कि लेंथ की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर है, तो मान लेते हैं ये सब के सब 1 मीटर क्यूब है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमको मालूम है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, सब हाइट हमारा 1 मीटर होगा, विड्थ हमारा 1 मीटर होगा, लेंथ हमारा 1 मीटर होगा। तो आप इस फॉर्मूला में पुट करके देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, कुल मिला के क्या आया देखिए 1 सब में है, 1 1 जा 1 मीटर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू एम, वो तो 3m नहीं होता, वो क्यूब हो जाता है। तो आपको पता चला इस हिसाब से हमारा वॉल्यूम क्या होगा 1 मीटर क्यूब, यानी आपका जो यूनिट निकलता है, कभी भी कोई चीज आप वॉल्यूम साइंटिफिक वर्ल्ड में निकालेंगे तो उसमें जो हमारा यूनिट लगेगा लास्ट में जो लगाते हैं वो हमारा 1 मीटर क्यूब ही लगेगा। अब आपको यहाँ पे कुछ कन्वर्जन ध्यान देने हैं। क्या कन्वर्जन, हमको मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट यूनिट आता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या, डेंसिटी मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी को हम केमिस्ट्री के वर्ल्ड में या साइंस के वर्ल्ड में डेंसिटी को रो से दिखाया जाता है, RHO रो। अभी क्या होता है देखिए, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें मालूम है कि मास की ऐसा यूनिट होती है केजी। अभी अभी हम लोगों ने निकाला, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में निकाल के देखते हैं, यानी जो रो होगा डेंसिटी, इसका क्या आ रहा है यूनिट, उसको आप देखिए, इसका यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी। इस मीटर क्यूब को आप ऊपर लेके चले गए तो जब कभी भी कोई चीज हमारा नीचे से ऊपर जाता है तो उसमें हम लोग माइनस लगाते हैं। इस तरह से हमारा जो रो आया यानी डेंसिटी, वो क्या आया, रो इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब। आप कभी भी डेंसिटी निकालेंगे तो उसके लास्ट में जो यूनिट निकालेंगे, क्योंकि हम मेजरमेंट यूनिट की बात कर रहे हैं, तो आपको लगाना होगा केजी पर मीटर क्यूब, यानी केजी एम उसके बाद माइनस का पावर 3, केजी पर मीटर क्यूब इनको बोला जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट मेजरमेंट यूनिट आता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी कभी सुना ही होगा। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, थर्मोमीटर। अगर मैं बोलूं 100 डिग्री टेम्परेचर, तो क्या ये 100 डिग्री टेम्परेचर उतना ही होता होगा जितना हम लोग फ़ारेनहाइट में नापते हैं? हमारे पास 3 स्केल होता है, एक सेल्सियस स्केल, एक केल्विन स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल। आप बोलते हो आपका बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, तो क्या ये 100 डिग्री बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी उतना ही होता होगा, केल्विन में भी उतना ही होता होगा? अगर मैं बात करूं गर्मी के दिनों की, तो हम बोलते हैं कि गर्मी के दिनों में 40 डिग्री तापमान चला गया, 45 डिग्री टेम्परेचर चला गया। तो क्या ये 45 डिग्री टेम्परेचर जिसको हम लोगों ने सेल्सियस स्केल में नापा, तो ये उतना ही होता होगा केल्विन स्केल में भी और फ़ारेनहाइट स्केल में भी? तो इसको हम लोग देखते हैं। एक चीज हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस कर रखा है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, तो उसको आपको नहीं भूलना है, ऐसा यूनिट होता है केल्विन। अब देखिए हम इसको मेजर कैसे करेंगे। तीनों स्केल को आप एक बार बना लीजिए। ये हो गया हमारा केल्विन स्केल, ये हमारा हो गया फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं इसको। ये हमारा सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज हमको मालूम है कि जब हम वाटर की बात करें, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसमें वो फ्रीज हो जाता है, जिसमें वो जम जाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है उसका, जितने में उबल जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा कौन सा डिग्री, ऐसा कौन सा टेम्परेचर जिसमें हमारा जो वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा, उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ऐसा कौन सा टेम्परेचर जिसमें हमारा वाटर बॉयल हो जाएगा, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में भी वही होता होगा, फ़ारेनहाइट में भी वही होता होगा? एक चीज आपको बता दूं, फ़ारेनहाइट को ज्यादातर डॉक्टर यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए। केल्विन स्केल हम लोग साइंटिफिक वर्ल्ड में यानी साइंस की दुनिया में इसको हम लोग यूज करते हैं, और ये हमारा जो डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल टेम्परेचर को यूज करते हैं। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितना होता होगा? तो फ़ारेनहाइट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। केल्विन में निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है डिग्री सेल्सियस 273.15। अब एक बात देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस ये हमारा सेल्सियस स्केल पे है, केल्विन स्केल पे कितना होता होगा? तो यहां पे आपको सेल्सियस 0 डिग्री लेना है, 0 आप पुट करके देखिए तो कितना आ गया आंसर। 0 से कोई भी टर्म ऐड हो जाते हैं तो ये 273 ही आएगा, तो 273.15, यानी आपका जो 0 डिग्री सेल्सियस था वो केल्विन स्केल पे आया 273.15। डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना आएगा? यहां पे आप 0 रख के देखिए तो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना आया? ये 0 हो गया प्लस 32। ये सब के सब 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारा ओमिट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो कितना आया देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो वाटर आपका 0 डिग्री में फ्रीज होगा वही केल्विन के स्केल पे 273.15 पे होगा, फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री में अगर हमारा बॉयल हो रहा है वाटर सेल्सियस स्केल पे, तो केल्विन स्केल पे कितना होगा? तो केल्विन स्केल पे आप 0 के जगह पे रख के देखेंगे 100, तो कितना आ गया देखिए 273 100 से जुड़ जाएगा तो ये आ जाएंगे 373.15। केल्विन को हम डिग्री नहीं बोलते, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को डिग्री में यूज करते हैं। अब देखिए हमारा 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे कितना होता होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब मैंने बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होता होगा? तो देखिए 9/5 इंटू सी के जगह पे हमको 100 रखना है क्योंकि 100 डिग्री की बात कर रहे हैं। 520 जा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 इंटू 20, ये हो गया आपका 180 प्लस 32, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 212। तो हमारा फ़ारेनहाइट पे आया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एक यहाँ पे कंक्लूजन देखिए, सेल्सियस के स्केल पे 0 डिग्री पे जो वाटर फ्रीज होगा वही हमारा 273.15 पे फ्रीज होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज होगा। यानी आप सीधा बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उसके बाद हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हमको मालूम है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा 373.15 केल्विन स्केल पे, वो इक्वल होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पे। इस तरह से हमको टेम्परेचर को मेजर करना होता है। फ़ारेनहाइट को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसी से आप सेल्सियस को भी निकाल सकते हैं। केल्विन निकालने का फॉर्मूला ये होता है जिसको मैंने बॉक्स बना दिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। इस तरह से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने मेजरमेंट यूनिट को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।